नमस्कार। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत बात करेंगे पठन की शिक्षण विधियाँ। यहाँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत दो पेपर, आपका फर्स्ट पेपर जो आज चर्चा चल रही है और आपका फोर्थ पेपर जो गणित का, तो उसमें दो चैप्टर, गणित में दो चैप्टर की बात हम लोगों ने कर लिया है। फर्स्ट पेपर में आपका पहला पाठ चल रहा है। पहले पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने पठन, पठन के उद्देश्य, उपयोगिता और साथ ही साथ सस्वर और मौन पठन पढ़ लिया है। तो यहाँ आपके डीएलएड के साथ साथ यूपी टेट का भी रेगुलर क्लास चल रहा है। तो यूपी टेट में इस समय आपका गणित विषय के अंतर्गत 6 क्लास आपके हो चुके हैं और बहुत जल्द हम आपके साथ सीडीपी को भी लेकर आ रहे हैं। तो जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अगर आप पुश कर देते हैं तो वहां आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। जो भी वीडियो, जो भी अपडेट, जो भी न्यूज हम आपको देते रहेंगे वह आप तक ससमय पहुंचती रहेगी। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट पेपर में जो चर्चा कर रहे थे, इससे पूर्व जैसा बताया, पठन, उद्देश्य, पठन है क्या, उसकी उपयोगिता क्या है, पठन के आवश्यक अंग क्या हैं, पठन के भेद में सस्वर और मौन पठन, इनकी चर्चा कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। आप ऊपर आई बटन पे आपको ये खंड मिलेंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। तो आज के खंड को लेकर चलते हैं पठन की शिक्षण विधियां, यानी पठन की शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधि हमारे लिए उपयोगी है या भाषाविद और भाषा मनोवैज्ञानिकों ने किन विधियों की बात की है। शिक्षा जगत में जो पठन या वाचन संबंधी विधियां प्रचलित हैं उनमें से प्रमुख विधियों को लेकर हम आज चर्चा करते हैं। तो चलते हैं सीधे विधियों की तरफ। तो जिस विधियों में सबसे पहले आपकी विधि आती है स्वरोच्चार विधि, फोनिक एंड फोनेटिक मेथड। तो स्वरोच्चार विधि का संबंध देखा जाए तो यह अक्षरों और शब्दों की ध्वनियों से है, अर्थात स्वरोच्चार विधि का संबंध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनि से है। पश्चिम के लिए, यानी जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिम के लिए यह विधि चाहे नई हो, परंतु भारत में यह विधि बहुत पहले से ही प्रचलित है और इस विधि में शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। यहाँ जो शब्द का उच्चारण होता है उसके शुद्ध उच्चारण पर विशेष बल देते हैं, अर्थात उन अक्षरों या शब्दों की जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों की बात करते हैं। जैसा हम लोग पठन की जब बात कर रहे थे तो भाषा में आपके जो कौशल हैं, तो भाषाई कौशल में आपके 4 कौशल, सुनना, बोलना, तीसरा कौशल आपका है पढ़ना और चौथा कौशल है लिखना। शॉर्ट में हम लोग इसी को क्या कहते हैं, सुबोपली। तो यहाँ पठन जो है, पढ़ना, ये पठन और इससे पूर्व सुनना और बोलना, इनके बीच में हमने चर्चा किया था कि एक आपका कौशल और जो विशेषकर हम आप शिक्षक के रूप में बच्चों के साथ जब संप्रेषण करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं या शिक्षण के कार्य को करते हैं, तो यह पहचानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। यहाँ बच्चों में दो चीजें, जैसे यहाँ कहा गया कि अक्षरों या शब्दों की ध्वनि से, तो यहाँ जो पहचान कराते हैं हम,
पहचान में जो हमारे प्रतीक हैं उनको ध्वनि के साथ हम क्या करते हैं, ध्वनि के साथ सह संबंधित करते हैं, उनको को रिलेट करते हैं। यानी प्रतीक को देखकर बच्चा ध्वनि को निकालता है, यही उच्चारण है। और ध्वनि के आधार पर वह प्रतीक को अंकित करता है, वह लेखन के खंड में जाता है। और स्वरोच्चार विधि की बात करें तो भाषा में आप देखेंगे कि हमारे स्वर, तो स्वर में आपके मूल स्वर की बात हम करते हैं 11 और अयोगवाह 2, ये 13। लेकिन जब हम मात्राओं की बात करते हैं तो मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ मात्रा 12 का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ जब हम मात्रा 12 स्वरों की बताते हैं तो यहाँ पर एक चीज ये क्लियर करना कि 12 मात्रा के साथ साथ हम किसको छोड़ते हैं, री को छोड़ देते हैं, या री की मात्रा का प्रयोग हम उसको अलग से बताते हैं, जैसे वृत्त, पृथ्वी, मृत, गृह, हृदय। तो इस तरह के शब्द जो संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, तत्सम रूप में ही किया जाता है। तो यहाँ जब बच्चे को मात्रा सिखाने की पद्धति की बात करते हैं, यानी पुरानी पद्धति जो है उसमें आप 12 खड़ी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 12 खड़ी। बच्चे को ज्ञान आप कराते हैं 12 खड़ी। तो 12 खड़ी में आप क्या करते हैं? आ से लेकर आह तक, जिसमें से री को आप नहीं लेते। तो 13 में से 12 री को छोड़ देते हैं। आ ई यानी आ के दोनों ह्रस्व मूल, ई के दोनों ह्रस्व मूल, ऊ के ह्रस्व मूल, ये 6 हो गए। उसके बाद फिर ऊ के आ ई ऊ के बाद आप ए ओ औ 4। तो ये 6 4 10 और 2 अयोगवाह अंग अह, ये मिला के 12 की बात हम करते हैं। तो यहाँ इसको जब बच्चे को आप सिखाते हैं तो सिखाने में क्या करते हैं, जो भी हमारा व्यंजन है मूल, वह अर्धाक्षर यानी हलंत युक्त है, और उनका इसके साथ योग को हम प्रदर्शित करते हैं, और उसके आधार पर हम 12 खड़ी की बात करते हैं। सामान्य रूप में यदि हम बात करें तो 12 खड़ी बच्चों को हम क्या कराते हैं? बच्चे को रटा देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस पद्धति में अब परिवर्तन किया गया। अब 2 शब्द आपको मिलते हैं, एक वर्ण विभेदन और एक वर्ण संयोजन। यानी यहां पर जितनी ध्वनियां हैं, सारी ध्वनियों को आप क्या करेंगे? विभेदित करेंगे। जैसे आपने क लिखा, तो क लिखने का मतलब है इसमें 2 ध्वनि है, का मूल व्यंजन और आ स्वर। तो यहां वह विभेदित करेगा और 2 ध्वनि के रूप में पाएगा। तो इसी तरह यदि बच्चा नी है तो अब नी में 2 ध्वनि है, कौन सी? ना हलंत और दीर्घ ई। तो इस तरह पद्धति में हम सुधार की बात करते हैं, और इसके माध्यम से वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन, अर्थात यह किससे? 12 खड़ी। तो 12 खड़ी से विद्यार्थियों को, बच्चों को यह पता होता है, यह पता लग जाता है कि किसी व्यंजन में विभिन्न स्वरों के संपर्क में आने से उन्हीं जैसी ध्वनि पैदा हो जाती है। जैसे उ का प्रयोग होगा क के साथ, तो कु का यानी उसका उच्चारण छोटा ह्रस्व उ की तरह होता है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो स्वरोच्चार विधि के साथ साथ है ये महत्वपूर्ण, लेकिन इसके साथ साथ हमें अन्य विधियों का भी अध्ययन या जानकारी आवश्यक है। फिर दूसरी विधि की बात हम करते हैं। दूसरी विधि देखो और कहो, लुक एंड से मेथड। तो इस विधि द्वारा ना तो पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, यहां विशेष ध्यान रखिएगा, न तो पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है और न ही उनकी ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है। तो फिर हम कहते क्या हैं? इनके स्थान पर
प्रारंभ से ही बालकों को शब्दों का परिचय कराया जाता है। इस विधि में जो प्रमुख रूप से होता है कि चित्रों का प्रयोग आवश्यक, करते ही नहीं बल्कि क्या है, आवश्यक है। और चित्रों के ऊपर या नीचे उनका बोध कराने के लिए शब्द लिखे रहते हैं। जैसे आप बुक देखते हैं कि ऊपर कोई एक चित्र बना है, नीचे आपका लिखा हुआ है अनार, और ऊपर क्या है, ऊपर अनार का चित्र बना हुआ है। तो इस तरह आप देखेंगे चित्रों का प्रयोग, या वहीं पर चिड़िया का चित्र बना हुआ है और नीचे चिड़िया लिखा हुआ है। तो इस तरह वहां पर क्या होगा कि चित्र भी होगा और नीचे क्या है, नीचे जिसका चित्र है वह लिखा भी है। तो किस लिए कि चित्रों के ऊपर या नीचे कहीं पर भी उस चित्र का बोध कराने के लिए शब्द लिखे रहते हैं। और चित्रों को इतने बड़े आकार में रखना होता है कि उन्हें चित्र के निकट आने की आवश्यकता न पड़े। तो यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी, कि देखो और कहो, यानी वह चित्र को देखे और देखने के बाद क्या करे कि उसे वह वहीं से देखकर उसके बारे में अपने जो भाव, विचार या जो भी चीजें होती हैं उनको वह व्यक्त कर दे। इस विधि में जब हम बात करते हैं इस पद्धति में, तो इसमें जो समर्थक या विद्वानों का मत है कि यह पद्धति बहुत ही आकर्षक और रोचक है। क्योंकि बच्चों को चित्रों में रुचि होती है, छोटे बालकों में, तो यह विधि आकर्षक भी है, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उनमें रुचि उत्पन्न करती है, अर्थात यह रोचक भी है। फिर अगली विधि की बात करते हैं, अक्षर बोध विधि, अल्फाबेट मेथड की बात करते हैं। तो यह विधि संसार की सबसे पुरानी विधि है। यह कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि भाषा या पठन में कौन सी विधि विश्व की या संसार की, या खाली यही पूछ लेता है कौन सी विधि सबसे पुरानी विधि है, तो वह अक्षर बोध विधि, अल्फाबेट मेथड है। अभी तक देखा जाए तो इस विधि का प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। इसके द्वारा, यानी इस विधि के द्वारा क्रमानुसार वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है, और अक्षरों का ज्ञान हो जाने पर बालकों को शब्द बनाने सिखाए जाते हैं। तो इस विधि में जब हम बात करते हैं तो इस विधि के अंतर्गत तो इस विधि में जो सबसे बड़ी बात है कि अनेक बार बच्चा जब उस चित्र को देखेगा, उस चित्र को देखने के बाद वह चित्र बालक के जो मस्तिष्क है या उसका जो मानस पटल है, जिसे हम आप स्मृति चिन्ह की भी बात करते हैं, यानी उसकी स्मृति पटल पर एक गहरा भाव अंकित कर जाता है। और जब जब वह उस वस्तु या चित्र का स्मरण करता है, उसे वह शब्द, चित्र भी याद आ जाता है। तो यहाँ इसकी बात हुई, और साथ ही साथ यहाँ पर
दूसरी बात जो कहते हैं, जैसे मेंजिल महोदय जो हमारे भाषा मनोवैज्ञानिक भाषाविद हैं, मेंजिल महोदय ने तो यहां तक इस विधि के बारे में बताया कि इस विधि के द्वारा वर्णमाला को सीखने में बहुत अधिक समय लगता है। उनका जो कहना है कि यह समय क्या करता है, यह समय बहुत अधिक लेता है। तो छोटे छोटे बालक महीनों महीनों वर्णमाला के अक्षर को रटते रह जाते हैं। और वर्णमाला में कठिनाई का एक कारण यह भी है कि क ख ग घ निरर्थक ध्वनियां, यानी क ख जो मूल है, क ख ग घ हलंत युक्त जो है वह बालकों के लिए क्या है, बालकों के लिए निरर्थक ध्वनि के रूप में यह प्रकट होती हैं। और बालक इसका उपयोग नहीं कर पाता या उसके लिए कोई उपयोग नहीं होता। और दूसरे दोष की यदि हम बात करें तो एक एक अक्षर से पूरा शब्द बनाएगा। जैसे उसे बटन लिखना होगा तो लिखेगा ब ट न, यानी वह अक्षर के समूह को यानी शब्द को पढ़ने का अभ्यास तोड़कर यानी टूटे हुए क्रम में करने से उसकी पठन की गति भी उचित गति आगे चलकर वह क्या होती है, वह नहीं बन पाती या उचित रूप में नहीं आ पाती। तीसरी विधि अनुकरण विधि की बात हम करते हैं। तो इस पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द कहता जाता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुसरण करते चलते हैं। यानी पहले शिक्षक बोलेगा, जो भी कक्षा विषय अध्यापक है वह एक एक शब्द को बोलता जाएगा और बालक शब्द की ध्वनि का अनुकरण करता चलेगा। और हिंदी भाषा के लिए इस विधि का कोई विशेष महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अक्षर की एक ही ध्वनि होती है। हिंदी भाषा एक ऐसी है कि जैसी ध्वनि वैसा लेखन और जैसा लेखन वैसा ध्वनि, यानी यहां पर कोई ध्वनि साइलेंट नहीं होती, छिपती नहीं। तो यह पद्धति जो अनुकरण की है वह उन भाषाओं के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है जहां एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियां होती हैं और जहां पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ। जैसे आप ऑनर पढ़ते हैं, एस साइलेंट है, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वहां पी साइलेंट है। तो यहां उस जगह पर ये अनुकरण विधि हमारी ज्यादा प्रभावी होगी। सामूहिक पठन अगला विधि। तो सामूहिक पठन की बात हम करते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षक बालकों के एक समूह को या पूरी कक्षा को छोटे छोटे पद या गीत को सुनाता है। जैसे यहां आपका आया कि डुग डुग करता आया, बंदर वाला बंदर लाया, हाथ में एक मोटा सा डंडा और डंडे में एक लाल सा झंडा, कंधे पर मैला सा झूला और पीछे बंदर भोला भोला। तो यहां अब शिक्षक क्या करेगा, सामूहिक पठन में बालकों के एक समूह को या पूरी कक्षा को छोटे छोटे पद या गीत को वो सुनाता है। तो और इस तरह जब वो छोटे छोटे गीतों को सुनाता है तो बालक क्या करता है, अध्यापक का अनुसरण करता रहता है, यानी उसका अनुकरण करता रहता है। और भावपूर्ण गद्यांश या नाटकों के जो कुछ अंश के वाचन भी इस विधि के प्रयोग द्वारा प्रस्तुत होते हैं कि वहां कौन सा भाव है। तो इसमें सिर्फ इस विधि के द्वारा बालकों में उच्चारण को सुधारा जा सकता है, उच्चारण में सुधार लाया जा सकता है और वे हाव भाव द्वारा वाचन को सीख सकते हैं। इस विधि का जो सबसे महत्वपूर्ण। अगली विधि की बात हम करते हैं तो सॉरी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, लिंगुआ फोन मेथड की। तो यहां जब हम लोग भाषा की बात करते हैं तो भाषा में
हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो हमारे यहाँ हिंदी में इतना ही है कि वह क्षेत्रीय भाषा में बात करेगा। क्षेत्रीय भाषा से हमें उसे अनुकरण भाषा यानी जो हमारी मानक भाषा है, उस मानक भाषा की ओर बच्चों को लेके आना है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी शिक्षण विधि है वह क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो बच्चे का ज्ञात यानी उसका जो स्थानीय भाषाई ध्वनियां हैं वह उससे बच्चों का प्रारंभ कराएगा शिक्षक, और फिर मानक रूप में बच्चों को लेके आएगा, क्योंकि मानक बच्चे के लिए क्या है, अज्ञात है। तो यहां पर भाषा शिक्षा यंत्र विधि की जब हम बात करते हैं, तो यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन विधि है, परंतु फिर भी हम इसे अनुकरण विधि का दूसरा रूप कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अनुकरण विधि का दूसरा रूप मान सकते हैं। अनुकरण विधि का मतलब जो इमिटेशन मेथड की बात किया हमने कि एक एक शब्द अध्यापक बोलता जाएगा, छात्र उसका अनुकरण करता जाएगा, तो वहां पर उसी का एक प्रारूप, एक उसी का दूसरा रूप ये हम कह सकते हैं। इसमें भी शब्दों का उच्चारण होता है शिक्षक के द्वारा और बालक उसका अनुकरण करता है। और परंतु अनुकरण और भाषा शिक्षा यंत्र विधि यानी लिंग्वा फोन मेथड में एक प्रमुख अंतर है कि इस विधि यानी भाषा शिक्षा यंत्र विधि में सीता वाद्य के रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर नहीं। यहां पर क्या होता है, सीता वाद्य रिकॉर्डों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके कई लाभ भी होते हैं। भाषा जो यंत्र विधि है, भाषा यंत्र विधि से कई लाभ भी इसमें या इस विधि से बालकों में क्या होता है, व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सबसे बड़ी जो लाभ की बात करते हैं वह क्या है, व्यवस्थित रूप से शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा सकती है। उनके उच्चारण में एक रूपता आ सकती है या लाया जा सकता है। उच्चारण में क्या करते हैं, एक रूपता ला सकते हैं। ये इसका जो प्रमुख लाभ है। और कठिनाइयां भी हैं, ऐसा नहीं है कि लाभ ही हैं, कि भारतीय भाषाओं में अभी भी इस प्रकार के सीतावाद्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, और इस विधि में बहुत अधिक समय व्यय होता है, बहुत अधिक रुपए यानी धन का व्यय होता है, और भारत जैसे देश में इतना खर्च उठाना संभव नहीं है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो जितना अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने परिचितों को शेयर कर देंगे उतना ही लाभ मिलेगा। जैसा मैंने पूर्व बताया कि ये जो वाचन शिक्षण विधि है यह आपके डीएलएड में ही नहीं बल्कि आपके टेट और सीटेट या एसटेट, इसके आपके जो पेडागॉजिकल इशू का प्रश्न होता है, जो 15 नंबर आपके पेडागॉजिकल इशू अध्यापन संबंधी मुद्दों का है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात डीएलएड के साथ साथ आपको टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी ये काम आएगा। और जो साथी अभी चैनल में नए हमारे साथ आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो साहचर्य विधि अगली विधि की बात हम करते हैं। तो इस विधि का आविष्कार श्रीमती मांटेश्वरी ने किया है। किसने किया है, श्रीमती मांटेश्वरी ने किया। तो मांटेश्वरी के लिए हम जानते ही हैं कि श्रीमती मांटेश्वरी ने मांटेश्वरी पद्धति का आविष्कार किया है, जिसमें उन्होंने उपहार की बात किया, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया मांटेश्वरी मैडम ने। तो यूरोप के मित्र भिन्न देशों में इसी विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहां मित्र भिन्न अर्थात यूरोप के जो
भिन्न भिन्न देश हैं उनमें इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार कई प्रकार के चित्र और खेलने की वस्तुएं एक कमरे में एकत्रित कर ली जाती हैं और वस्तुएं वही होती हैं जो बालकों की अनुभव परिधि के भीतर, अर्थात उन वस्तुओं के बारे में बालक सामान्य जानकारी रखता है। तो यहाँ बालक दीवार पर लटके हुए कार्ड हो, चित्र हो, कमरे में पड़ी हुई वस्तु हो, तो इन सब को वो क्या करता है, देखता है और इनके नामों को कार्डों पर ढूंढने का प्रयास करता है। तो यहां लगातार जब वो प्रयास करेगा, अभ्यास करते करते अनेक शब्द और वर्ण से वो परिचय प्राप्त कर लेता है, अर्थात उससे वह परिचित हो जाता है और पढ़ने में रुचि और उत्साह लेने लगता है। और इस विधि के कई रूपांतर भी हो सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न रूपों में भी यह विधि आपको मिलती है। अगली विधि है वाक्य शिक्षण विधि। तो वाक्य शिक्षण विधि, सेंटेंस मेथड, तो इसमें बालक अपने मन के भाव अक्षरों द्वारा कभी व्यक्त नहीं करते और न अक्षरों को जोड़ जोड़कर शब्द पूरा किया करते हैं, बल्कि वे अपनी मातृभाषा में पूरे पूरे वाक्यों द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभ में उनके वाक्य 2-3 शब्दों तक सीमित होते हैं, जैसे अम्मा दूध दे, माँ पानी ला, रोटी दे, हाँ, या दीदी रोटी दे, दीदी खाना दे। तो इस तरह की जब वो बात करता है, तो यहां अगर हम वाक्य शिक्षण विधि की बात करें तो यह इस सिद्धांत पर आधारित है। कौन? वाक्य शिक्षण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि बालक जब पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो उनकी दृष्टि पहले पूरे वाक्यों पर जाती है। और ये हमारा शिक्षण विधि भी कहता है कि हमारा शिक्षण पद्धति या विधि क्या है? सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर की बात करता है। और यहाँ पे भी यह पद्धति कहती है कि इसमें जब वह बालक यानी जो हमारा विद्यार्थी है, तो वाक्य शिक्षण में वो करेगा क्या कि पूरे वाक्य पर उसकी निगाह जाती है, बाद में धीरे धीरे वह शब्दों पर देखता है। इसीलिए शब्दों की अपेक्षा पूरे वाक्य को ही बार बार देखकर पहचान लेना बालक के लिए सरल होता है। जैसे अनार मीठा है, तो अब बालक के सामने अनार का चित्र होगा और उसके नीचे यह वाक्य लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई चित्र है, एक अनार का चित्र, भाई कला में तो उतना है नहीं लेकिन कोशिश करते हैं। तो एक अनार का चित्र बना है और वह नीचे लिखा है कि अनार मीठा है। उसी के नीचे यह वाक्य लिखा हुआ है, अनार मीठा है। तो अब बालक के सामने सबसे पहले क्या होगा? अनार का चित्र होगा और उसके नीचे वाक्य लिखा होगा। तो अध्यापक बालकों से इस वाक्य का अभ्यास कराएगा कि अनार मीठा है, अनार मीठा है। तो अच्छी प्रकार से अभ्यास हो जाने पर इसी वाक्य के कई अन्य उपवाक्य बच्चों के सम्मुख शिक्षक रखेगा। जैसे मीठा है अनार, अब इसी का क्रम बदल दें, मीठा है अनार, अनार है मीठा, या है अनार मीठा, मीठा अनार है, या है मीठा अनार। यानी अब इसी के हम कई उपवाक्य बनाने की सामने रखेंगे। तो यहां बार बार जब वाक्यों को बच्चा देखेगा और इनका उच्चारण करेगा, इनको सुनेगा और इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर वे इन शब्दों को पहचानने में समर्थ, यानी एक ही, जैसे अनार है तो जितने उसके उपवाक्य हैं, अनार का स्थान अलग अलग स्थानों पर है। तो इससे वह क्या होगा? विभिन्न स्थानों पर जो शब्द आएंगे उनको पहचानने में वह समर्थ होगा। वहीं कहानी विधि, स्टोरी मेथड, तो इसके बारे में सामान्य रूप से जानते ही हैं कि कहानी विधि वाक्य शिक्षण पद्धति का, जो वाक्य शिक्षण पद्धति है उसी का एक परिवर्तित रूप है। वाक्य शिक्षण पद्धति में हम वाक्य को लेते हैं,
परंतु कहानी में कई वाक्य लिए जाते हैं और किसी कहानी से संबंधित कई चित्र बालकों को दिखाए जाते हैं। उन चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखा होता है और कई चित्र मिलाकर एक कहानी का सृजन करते हैं। जैसे कहानी विधि प्रयोग करने क्यों करें हम, मान लीजिए यही प्रश्न आ जाए कि कहानी विधि को पठन शिक्षण में हम क्यों प्रयोग करें, तो उसके लिए हम कई कारण दे सकते हैं। जैसे कि घर में कहानी सुनते हैं और उनकी रुचि होती है, भाई दादी से, अम्मा से, नानी से या घर के बड़ों से वो कहानी बच्चा सुनता है। और यदि स्कूल में भी कहानी पद्धति द्वारा वाचन की शिक्षा या पठन की दी जाए तो वे पढ़ने में बड़ी जल्दी प्रगति करेंगे। दूसरा हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों को अधिक से अधिक बात जो कहते हैं कि अधिक से अधिक मनोरंजक बनाने का प्रयास होना चाहिए और कहानी के अतिरिक्त कोई और इतना मनोरंजक साधन नहीं है। तो दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि यह मनोरंजक होता है। उसी क्रम में और अगर आप बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह तथ्य का संपूर्ण वर्णन है। यह क्या करता है, किसी भी तथ्य का संपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करता है और बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ने का यह सब कुछ कहानी पद्धति द्वारा यानी धारा प्रवाह, या हम कह सकते हैं कि एक प्रवाह से पढ़ना, यह संभव होगा किससे, कहानी शिक्षण विधि से। और मौन वाचन का अभ्यास बहुत सरलता से, कहानी विधि में हम क्या करा सकते हैं, मौन वाचन का अभ्यास जो है वह बहुत सहजता या सरलता से हम कर सकते हैं। तो यहाँ कहानी के लिए कुछ चीजें भी, यानी कहानी विधि को सफल बनाने में कई चीजों को भी ध्यान रखना है। केवल रोचक कहानियां ही बालक को सुनाएं जिसमें बच्चों की रुचि हो। पहले बालक कहानी को ठीक प्रकार से समझ ले, फिर उससे वाक्यांश या शब्दों का उच्चारण करवाएं। ऐसे शब्दों को हम कहानी में प्रयुक्त करें जिन शब्दों से बालक यानी सुनने में बालक परिचित हो और कोई भी कहानी 9-10 पंक्तियों से बड़ी ना हो, अर्थात उनके आयु स्तर के अनुसार ही कहानी का लंबाई होनी चाहिए और एक बार में ही पढ़ा जा सके। जो कहानी एक बार में पढ़ी जा सके वह सबसे सफल कहानी विधि के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, आज का खंड यहीं तक, यानी आज हम लोगों ने कहानी शिक्षण की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जो भाषाविद, भाषा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई या उनके द्वारा प्रतिपादित की गई या उनके द्वारा पठन शिक्षण के लिए उपयोगी मानी गई। तो पुनः एक बार आपसे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट हमने आपके रुचि जैसा इसमें बताया तो आपकी रुचि के अनुसार कंटेंट को लेकर आए हैं। तो आप अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों को लाभ हो सके। और पुनः एक बार बता दें कि आपके डीएलएड 4th सेम की मैथ्स की क्लास भी रेगुलर चल रही है। साथ ही साथ यूपी टेट की मैथ्स की क्लास प्रतिदिन 4 बजे शाम को चलती है और बहुत जल्द जैसा बताया कि हम सीडीपी का भी क्लास लेकर आपके साथ आ रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।